दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी मग की उस दुनिया में जहां रोचक कहानियां अतीत की बगिया में ले जाती है। तो चलिए, आज की कहानी शुरू होती है एक गर्म दोपहर से, जब सूरज सिर के ठीक ऊपर था और गांव के बाहर फैली आम की बगिया ठंडी छाव और मस्ती का अड्डा बनी हुई थी। वही पेड़ों के नीचे अपने दोस्तों के बीच बैठा था माधव। जोक्स, गीत संगीत और हंसी मजाक से महफिल जमा रहा था। गांव में कोई कहानी या शायरी की महफिल हो और माधव मौजूद न हो, ये तो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि वही इस टोली का सरताज था। आज भी हरिया ने अपना वही पुराना सुर छेड़ा, हो रामा कैसे कटे दिन, कैसे बताए। और फिर हाथ एक कान पर, दूसरा हवा में लहराते हुए वो राग में इस कदर डूबा कि उसकी हरकतें किसी गवैये से ज्यादा किसी मजाकिया का रूप ले चुकी थीं। उसकी ओवर एक्टिंग पर सब दोस्त हंसी से लोटपोट हो रहे थे, लेकिन हरिया को इससे कुछ लेना देना नहीं था। वो तो अपने ही सुर में बहा जा रहा था। तभी आमों के पेड़ों के बीच से एक छोटा लड़का दौड़ता हुआ आया। वो था दीनू, माधव के पड़ोसी का बेटा। हांफते हुए, तेजी से सांस समेटते हुए उसने कहा, भैया जल्दी चलो, घर पे कुछ मेहमान आए हैं। चाचा ने तुम्हें बुलाया है? माधव ने हैरानी से पूछा। मुझे बुलाया है? उसके दोस्तों की आंखों में शरारत चमक उठी। अरे वाह, इसका मतलब तो लड़की वाले आए हैं। अबे माधव, लगता है तेरी शादी पक्की होने वाली है। सब एक साथ ठहाके मारकर हंस पड़े। बात मजाक से शुरू हुई थी, लेकिन मामला सच था। माधव सेठ जमुनादास का इकलौता बेटा था। धंधाने की कोई कमी नहीं थी। आलीशान मकान और राजसी ठाट-बाट से सजा घर, और ऊपर से माधव खुद भी बेहद सुंदर युवक था। लेकिन इकलौता होने का असर उसके स्वभाव पर साफ झलकता था। जितना लाड प्यार मिला, उतना ही जिद्दी भी बन गया। उसे हर बात अपनी ही मर्जी से चाहिए थी, कि चाहे वो सही हो या गलत। घरवाले उसकी इस आदत से परेशान रहते थे, क्योंकि कई बार वो उनकी भावनाओं की भी कद्र नहीं करता था। शादी के कई रिश्ते आए, लेकिन उसकी एक ही शर्त थी, लड़की मुझे पसंद आनी चाहिए, तभी शादी होगी। अब इसमें गलत भी क्या था? आखिर जिंदगी भर का साथ था, और इस बात से उसके घरवालों को कोई एतराज भी नहीं था। इसलिए इस बार जब नया रिश्ता आया, तो पहले सेठ जमुनादास और सेठानी ने लड़की वालों को घर बुलाया और फिर माधव को बुलवाया गया। लड़की वालों को माधव तो पहली ही नजर में पसंद आ गया। अब बारी थी लड़की को देखने की। दिन तय हुआ और फिर उस दिन की तैयारियां किसी बड़े त्योहार जैसी हुईं। सेठ सेठानी खुद राजसी पोशाकों में सज-धज कर तैयार हुए। माधव को भी सिर से पांव तक सजाया गया, और फिर फल, फूल, पान, मिठाई, उपहार और नए कपड़ों से सजी टोकरियां तैयार की गईं। पूरा माहौल एक छोटे जुलूस जैसा लग रहा था। उस दिन जैसे पूरे गांव में कोई त्योहार उतर आया हो। लड़की वालों के आंगन में धूम मच गई थी। हर कोना रंग, रोशनी और रौनक से भर गया था। आसपास की औरतें भी वहां इकट्ठा हो गईं, जिनकी आंखों में सिर्फ उत्सुकता नहीं, बल्कि गर्व भी था कि उनकी नजरों के सामने इतने धनी घर की बहू बन रही है कोई। लड़की वालों का चेहरा चमक रहा था। वे बार बार लड़के वालों की संपन्नता और इज्जत का जिक्र करके खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। माधव ने लड़की को पहली ही नजर में देखकर मन ही मन हाँ कह दी। इनकार का तो सवाल ही नहीं था। लड़की थी ही ऐसी, नजरों को ठहर जाने वाली खूबसूरती और व्यवहार में इतनी विनम्र कि जैसे किसी सदी की श्रेष्ठ स्त्री मिल गई हो। और सेठ सेठानी तो उसे देख मंत्रमुग्ध हो गए। अंदर ही अंदर खुश हो रहे थे कि चलो, माधव ने आखिरकार किसी को पसंद तो किया। उन्होंने तुरंत शादी के लिए हाँ भर दी। जब माधव लड़की को पसंद करके लौट कर गांव आया, तब से उसकी टोली में जैसे कोई अनखी मस्ती की लहर दौड़ पड़ी। गांव में शादी का मतलब सिर्फ एक घर की बात नहीं होती, वहां तो हर घर, हर गली, हर इंसान उसमें शामिल होता है। ढोलक की थाप पर गूंजते गीत, रसोई से उठती महक और औरतों की हंसी मजाक की गूंज, ये किसी और का विवाह था, लेकिन दिन रात गिनने का काम अब पूरे गांव ने संभाल लिया। और फिर वो दिन आ गया जब सज-धज कर माधव की बारात रवाना हुई। ढोलनगाड़ों की धुन पर उत्साह की उछाल के साथ विवाह संपन्न हुआ, और गांव की औरतें बहू की मुंह दिखाई के लिए आने लगीं। हर कोई उसकी तारीफ में शब्दों के हार पिरो रहा था। बहू चित्रावली घर में ऐसे रच बस गई मानो सालों से वही की हो। सास-ससुर उसका ध्यान माता पिता की तरह रचते, और माधव तो जैसे उस पर जान छिड़कता था। हर वक्त उसके आगे पीछे भंवरे सा मंडराता रहता। कोई इच्छा, कोई जरूरत अधूरी नहीं रहती।
गांव एक बेहद सुरम्य जगह पर बसा था, जहां घरों की बस्ती खत्म होती, वहीं से जंगल शुरू हो जाता, और उसी जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती थी, पतली सी लेकिन बहाव में मीठी। जंगल बहुत बड़ा नहीं था, मगर उसमें जानवरों की भरमार थी। जैसे ही सूरज ढलता, गांव के बाहर से आवाजें आने लगतीं, कभी मोर की केहू केहू, तो कभी सियारों की हुआ चीख, और ये सब गांव तक सुनाई देती थीं। गांव के लोग खेती पर ही निर्भर थे, और ये वो समय था जब जनसंख्या बहुत कम हुआ करती थी, एक सादा, शांत और व्यवस्थित जीवन। फिर अचानक पूरे गांव में चर्चा फैलने लगी, सेठ की बहू चित्रावली केवल सुंदर ही नहीं, बल्कि बेहद समझदार, गुणी और संपन्न परिवार से आई है। लेकिन जैसे ही ये बातें उसके पक्ष में जाने लगीं, उसी तेजी से एक दिन वो मोड़ भी आया जब इन सभी तारीफों की जगह लोगों की नजरें बदलने लगीं। उस रात सब लोग खाना खाकर अपने अपने घरों में सो गए थे। चांद नहीं निकला था, अमावस्या की रात थी, और रात जैसे जैसे गहराती गई, अंधेरा भी बढ़ता चला गया। वो रात, जो बस एक आम रात लग रही थी, जैसे जैसे अंधेरा फैल रहा था, वैसे वैसे पूरे गांव पर एक अजीब सी चुप्पी छा रही थी, वो चुप्पी जो मन में डर का बीज बो देती है। हर ओर सन्नाटा पसरा था, लेकिन उस सन्नाटे के बीच जैसे कोई अनदेखा डर रेंग रहा था। तभी जंगल की तरफ से सियारों की हुआ कर देने वाली रोने की डरावनी आवाजें गूंजने लगीं, और उनकी वो कंपा देने वाली चीखें सीधी माधव के घर तक पहुंच रही थीं। शायद वो कोई सामान्य रात नहीं थी, क्योंकि उसी वक्त चित्रावली की नींद खुली, उसकी आंखों में एक अलग ही बेचैनी थी। वो चुपचाप उठी और धीमे धीमे कदमों से बाहर की ओर चल दी, जैसे उसकी चाल में कोई अदृश्य खिंचाव था। बिना किसी को बताए वो घर से बाहर निकल गई, और फिर गांव की गलियों को पार करती हुई सीधी जंगल की तरफ बढ़ने लगी। रास्ते में जैसे ही वो गांव के बाहर पहुंची, वहां पर एक कुत्ते अचानक सजग हो गए। उन्होंने सिर उठाकर उसे देखा, कान खड़े किए और फिर भौंकने लगे। लेकिन चित्रावली पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और उसी सधे हुए अंदाज में जंगल की ओर चली गई। करीब 1-1.5 घंटे बाद वह चुपचाप लौट आई, मानो कुछ हुआ ही न हो। फिर ये सिलसिला दोबारा हुआ, और फिर हर रात वही होने लगा। अब ये उसका रोज का नियम बन चुका था कि आधी रात को उठे और जंगल की तरफ निकल जाती। गांव की सीमा पर गीसू माली का घर था। उम्रदराज, बीमार और नींद के लिए तरसता गीसू कुत्तों की रोज रोज की आवाज से तंग आ गया था। एक रात जब उसे बड़ी मुश्किल से नींद आई थी, तभी कुत्तों की भौंक ने फिर से उसे जगा दिया। चिढ़ा हुआ, जल्लाया हुआ, वो डंडा लेकर बाहर निकला कि कुत्तों को भगाए, लेकिन सामने जो देखा, उससे उसकी रूह कांप गई। आधी रात, घनघोर अंधेरे में एक औरत जंगल की ओर बढ़ रही थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिखा, लेकिन चाल और सन्नाटे में उसकी मौजूदगी ने घीसू को डरा दिया। उसके हाथ से डंडा गिर गया और दिल कांपने लगा। उसे लगा कोई चुड़ैल है। डर के मारे वो भागकर झोपड़ी में छुप गया, और कांपते हुए दरार से जाका देखा कि वो औरत उसके घर के सामने से निकलकर सीधी सेठ के घर की तरफ जा रही थी। अब घीसू सतर्क हो गया, और अगली 2-3 रातों तक वो जागकर उसी समय बाहर जागने लगा। और फिर एक रात वैसा ही हुआ। कुत्तों की चीख सुनकर वह जगा, और देखा कि वही औरत फिर माधव के घर से निकली और जंगल की ओर चली गई। और उसकी चुपचाप बढ़ती चाल के बीच सिर्फ झिंगुरों की तीखी झंझनाहट और जंगली जानवरों की दूर से आती डरावनी आवाजें इस माहौल को और ज्यादा भयावह बना रही थीं। माधव का दिल धक धक कर रहा था, लेकिन फिर भी वो बिना कोई आवाज किए उसके पीछे पीछे चलता जा रहा था, क्योंकि ये जानना अब जरूरी हो गया था कि हर रात चित्रावली जंगल में जाकर करती क्या है। और फिर चलते चलते वो एक सुनसान नदी किनारे पहुंच गई, और माधव भी एक घने पेड़ की ओट में छुपकर सांस रोककर देखने लगा। उसे शक था कि कुछ असामान्य जरूर है, लेकिन जो उसने देखा वो उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा भयावह था। चित्रावली चुपचाप नदी में उतर गई, और थोड़ी देर बाद उसने देखा कि वो पानी में से एक लाश को खींचती हुई बाहर ला रही है। ये दृश्य इतना भयानक था कि माधव की आंखें फटी की फटी रह गईं। अंधेरे में भले कुछ धुंधला था, लेकिन जो साफ दिख रहा था वो किसी डरावने स्वप्न से कम नहीं था। चित्रावली के हाथ में एक छोटा सा चाकू था, और वो उस लाश की टांग को घुटने के ऊपर से चीर रही थी, जैसे कोई बेरहमी से मांस नोच रहा हो। माधव की रूह कांप गई। उसने अपने चेहरे पर हाथ रख लिए, फिर थोड़ा साहस जुटाकर उंगलियों के बीच से देखा, और अब जो दिखा वो और भी ज्यादा विभत्स था,
चित्रावली उस लाश के मांस का टुकड़ा उठाकर अपने मुंह की ओर ले जा रही थी। माधव को लगा कि वो इसी पल जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाएगा। अब उसके भीतर इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि वो और देख सके, और देखने को बचा भी क्या था। डर और सदमे से कांपता हुआ वो मुड़ा और बेतहाशा भागने लगा, सिर पर पाँव रचकर, बिना पीछे देखे, अंधेरे में झाड़ियों को फांदता, पत्तों से टकराता, गिरतापटता, बस किसी तरह घर पहुंच जाना चाहता था। जब वह किसी तरह घर पहुंचा तो सीधा अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर गिर पड़ा। उसका शरीर कांप रहा था, सांसें उखड़ चुकी थीं, और उसकी मानसिक स्थिति ऐसी हो चुकी थी कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो पूरी तरह होश में था, न बेहोश, न पागल, न ही समझदार। उसकी आंखों के सामने बार बार चित्रावली का वही चेहरा घूमने लगा, वही चेहरा जो हर सुबह उसे प्यार से जगाया करता था, जो उसका नाश्ता समय पर देता था, नहाने धोने में उसका ध्यान रखता था, जिसकी पायल की आवाज पूरे घर को जगा देती थी। वही चित्रावली जो उसके खाने में जरा सी देरी होने पर बेचैन हो जाती थी। वही चित्रावली अब एक ऐसा चेहरा ले चुकी थी जिसे याद कर उसकी रूह तक कांप रही थी। जब कभी माधव की तबीयत ठीक नहीं होती थी या वह खाने के लिए मना कर देता था, तो चित्रावली मानो मां की तरह उसके सिर पर हाथ रचकर उसे मनुहार से खाना खिलाती। उसकी आंखों में चिंता और प्यार दोनों दिखाई देते थे। आज उसी को याद कर उसका दिल फटने को हो आया। क्या वो सब सिर्फ दिखावा था? क्या वो ममता, वो मुस्कान, वो स्नेह सब छलावा था? उसका मन जैसे तेज हवा में उड़ते पत्ते की तरह कांप रहा था। क्या इतने दिनों से वह एक खूबसूरत पिशाचिनी के साथ रह रहा था? क्या उसके चेहरे की वो मासूमियत एक डरावने रहस्य की आड़ थी? उसका दिमाग सुन पड़ गया, सोचने की शक्ति जैसे ठहर गई थी, और दिल, वो तो पहले ही उसी चित्रावली में बस चुका था, जो कहीं भी चली जाती थी तो माधव बेचैन हो उठता था। उसके बिना तो वह एक पल भी नहीं रह पाता था। आज उसी चित्रावली का सच उसकी आंखों के सामने था, और एक ही झटके में उसका वो सुंदर, मधुर संसार राख हो गया। उसका पूरा वजूद डर और पछतावे से कांप रहा था। उसे याद आ गया गीसू माली का कहना, जिसे उसने डांटकर भगा दिया था, और अब वह सोच रहा था कि पता नहीं यह सब कब से चल रहा है। क्या कल को ये मेरी मां को भी, या मुझे भी? क्योंकि इन पिशाचिनियों का तो कोई सगा नहीं होता, न रिश्ता मानती है, न मोह। वो न जाने कितनी देर तक इसी डर, पछतावे और टूटी यादों में डूबा रहा, जब अचानक दरवाजे की हल्की सी चरमराहट से उसकी तंद्रा टूटी। चित्रावली कमरे में दाखिल हुई। वही शांत चाल, वही कोमल हाव भाव। माधव ने आंखें बंद कर सोने का नाटक किया, लेकिन हल्के से पलके खोलकर देखा, आज भी वही चेहरा, उतना ही सुंदर, उतना ही मासूम लग रहा था। उसने पास आकर एक बार माधव की ओर देखा, जैसे परख रही हो कि वह सो रहा है या नहीं। फिर आश्वस्त होकर वापस मुड़ी और दूसरे कमरे में जाकर कुछ खटपट करने लगी। फिर वह नहाकर आई, कपड़े बदले और धीरे से पास आकर बिस्तर पर लेट गई। कुछ ही पल में वो गहरी नींद में थी। माधव ने डरते डरते उसकी ओर देखा। सोते वक्त उसका चेहरा बच्चों की तरह निष्पाप लग रहा था, जैसे कोई निर्दोष सपना देख रही हो, लेकिन आज उसकी धड़कनें कुछ और कह रही थीं। वो धड़कन जो कभी प्रेम में उठती थी, अब डर के सागर में डूब रही थी। रात का एक एक पल जैसे बरसों जैसा लग रहा था, और किसी तरह वो रात गुजरी। जैसे ही सुबह की हल्की रोशनी कमरे में आई, माधव उठ गया और बिना किसी से कुछ कहे घर से बाहर निकल गया। उधर चित्रावली ने हर दिन की तरह सुबह का जलपान तैयार करवाया था, मगर माधव नहीं लौटा। समय धीरे धीरे दोपहर में बदल गया। खाना बन गया, लेकिन न तो उसकी कोई आहट मिली, न कोई पता। परेशान होकर उसने पास के एक बच्चे को भेजा। हर जगह तलाश करवाई गई, मगर माधव का कहीं कोई पता न लग रहा था। सेठ जमुनादास और सेठानी अपने बेटे की इस बेवजह की लापरवाही पर बहुत नाराज थे। सेठ जी गुस्से में बोले, बहू, तुम भोजन कर लो, वो तो शुरू से ही ऐसा है। आने दो, फिर समझाता हूं। लेकिन चित्रावली ने सादगी से सिर झुका लिया और धीरे से बोली, नहीं बाबा, जब उन्होंने अभी तक कुछ नहीं खाया तो मैं कैसे खा सकती हूं? उसकी यह बात सुनकर सेठ जी का दिल श्रद्धा से भर गया। बहू की सरलता पर तो वह प्रसन्न हुए, लेकिन माधव की हरकतों पर उनका गुस्सा और भी बढ़ गया। दोपहर का समय भी धीरे धीरे बीतता जा रहा था। सेठ जी ने नौकर को भेजकर माधव को बुलाने के लिए कह दिया। थोड़ी ही देर बाद नौकर लौटा और बोला, माधव बाबू कह रहे हैं कि वो घर नहीं आएंगे। यह सुनते ही सेठ जी का पारा चढ़ गया।
बोले, क्या? अब क्या मिजाज है उसका? कुछ समझ नहीं आता। देख लिया, तुमने ही उसे सर पर चढ़ा रखा है। सेठानी की ओर झुंझलाकर देखा और फिर खुद छड़ी उठाकर तमतमाते हुए निकल ही पड़े उसे लाने कि तभी दरवाजे से माधव भीतर दाखिल हुआ और उसके आते ही जैसे तूफान भीतर आ गया हो। सेठ जी गरज पड़े, कहाँ थे मारे मारे फिर रहे हो? तुम्हें अंदाजा भी है कि कोई भूखा प्यासा तुम्हारे इंतजार में बैठा है? चित्रावली रसोई के द्वार के पास खड़ी थी। उसने घूंघट की ओट से मुस्कुराकर माधव की ओर देखा, लेकिन यह क्या? माधव ने उसकी ओर एक बार भी नहीं देखा। अब जाकर चित्रावली की नजर पड़ी कि सुबह से उसने माधव को देखा ही नहीं था, और अब जब देख रही है तो हर बात अलग लग रही है। उसने अपने हाथों से प्रेम से भोजन का थाल माधव के सामने रखा, मगर माधव ने नजर तक उठाकर नहीं देखा और रूखे स्वर में बोला, उठा ले जाओ, मुझे नहीं खाना। चित्रावली हौले से मुस्कुराई, क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना? लेकिन जैसे ही माधव की नजर उसकी मुस्कान और आंखों से टकराई, वो घबरा उठा। उसके भीतर का डर अब चेहरे पर उभर आया और वह अचानक चीख पड़ा, इसे मेरी आंखों के सामने से ले जाओ। सब चौंक उठे, पूरे घर में सन्नाटा छा गया। भोजन की थाली जमीन पर गिरकर बिखर चुकी थी और माधव भागकर दरवाजे के पास जाकर चिल्ला रहा था, मुझे इस पिशाचिनी से बचाओ, इसे यहां से भगाओ। पिशाचिनी शब्द सुनते ही हर कोई सन रह गया। सेठ जमुनादास की भौहें तन गईं। गुस्से से कांपते हुए बोले, क्या पागलों जैसी बकवास कर रहा है? निठल्लों के बीच रहकर पहले ही निठल्ला बन चुका है, अब क्या तेरा दिमाग भी फिर गया है? लेकिन माधव का चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। उसने कांपती आवाज में फिर दोहराया, मैं सच कह रहा हूं, ये पिशाचिनी है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। नदी के किनारे ये एक लाश को नोच नोच कर खा रही थी। सेठ जी के कानों में जैसे ही ये बात पड़ी कि माधव अपनी ही पत्नी को पिशाचिनी कह रहा है, वे एकदम थथाकर हंस पड़े, जैसे किसी ने कोई बेहूदी सी बात कर दी हो। लेकिन वही दूसरी ओर चित्रावली की आंखें फटी की फटी रह गईं और शरीर एकदम सुन्न। उसे चक्कर आ गया और गिरने से बचने के लिए उसने दीवार का सहारा ले लिया। सेठ जी ने हंसते हुए माधव को डांटा, अब तू तो जागते हुए भी सपना देखने लगा है। भला ये कोई बात हुई? लेकिन सेठानी जी की आंखों में चिंता का साया था। वो कांपती आवाज में बोली, कहीं मेरे लल्ला पर किसी बुरी छाया का असर तो नहीं है? दिन में भी नदी तालाब की ओर भटकता रहता है और अब ये सब कह रहा है। उन्होंने भावुक होकर सुझाया, क्यों किसी ओझा को दिखा ले? लेकिन सेठ जी ने झुंझलाते हुए उन्हें डांट दिया, बस करो, तुम्हारे ही लार ने इसे निकम्मा बना दिया है, अब ये बेतुकी बातें कर रहा है। लेकिन माधव जिद पर अड़ा रहा, मैं झूठ नहीं कह रहा, गीसू माली से पूछो, उसी ने मुझे बताया था कि रातों में कोई जंगल की ओर जाता है। वही था जिसने पहली बार शक जताया, और जब मैंने खुद पीछा किया तो देखा चित्रावली नदी से लाश खींचकर उसे नोच नोच कर खा रही थी। सब सन थे। सेठानी मौन होकर रोती जा रही थीं, कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। तभी माधव ने दीनू से कहा, जाओ जल्दी से गीसू माली को बुला कर लाओ। दीनू भागा और थोड़ी ही देर में गीसू को पकड़ लाया, जिसे इस तमाशे में खास मजा आ रहा था और वो इस सारे माहौल को देख देख कर मुस्कुरा रहा था। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि पूरा बवाल उसी की कही बात पर खड़ा हुआ है, वो घबरा गया। मामला इतना बढ़ गया था कि अब बहू को घर से निकालने की बात हो रही थी। सेठ जी बहू के पक्ष में थे और माधव भी अपनी बात पर अड़ा था। ऐसे में गीसू ने फौरन पलटी मारी और सीधे सेठ जी की ओर लुढ़क गया। बोला, हाय दिया छोटे बाबू, हम ऐसन कब कहिन? हम तो आपसे कभी मिले ही नहीं। फिर रहस्यमय स्वर में सेठ जी से बोला, हुजूर, इनके ऊपर तो ऊपरी हवा सवार है, ओझागुनिया दिखाए। सेठ जी ने उसकी बात सुनते ही गुस्से में आंखें तरेरीं, सलाह मत दे, चल यहां से, देख रहा हूं कितनी गिरी हुई संगत में तू पड़ गया है। मगर माधव अब खुद पर काबू खो चुका था। उसने उछलकर गीसू की गर्दन पकड़ ली। बलिष्ठ माधव की मजबूत मुट्ठी में गीसू की पतली गर्दन ऐसे ऐंठने लगी जैसे मुर्गी की गर्दन मरोड़ी जा रही हो। गीसू गोंगो करने लगा, आंखें बाहर निकल आई और जीभ लटक गई। लेकिन माधव बेसुध था, उसकी आंखों में सिर्फ सच जानने की तरफ थी। वो चीखते हुए पूछ रहा था, बोल, तूने मुझसे ये बात कही थी या नहीं? तभी सेठ जी ने दौड़कर माधव को अलग किया और एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। गीसू तो जैसे मौत के मुंह से वापस आया और फिर ऐसा भागा कि पीछे मुड़कर नहीं देखा, और भागते भागते मन ही मन कसम खा ली, अब चाहे कुछ भी हो जाए,
कभी किसी से झूठ नहीं बोलेगा। आज तक किसी ने माधव को कभी आंख उठाकर भी नहीं देखा था। उसकी हर बात मान ली जाती थी और उसका मूड न बिगड़े, इसका सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता था। लेकिन आज ऐसा अपमान, वो भी उस स्त्री की वजह से जो कल ही आई है इस घर में, उस पर हाथ उठाया गया, और वो भी पिता के हाथों। उसने चित्रावली की ओर इतनी घृणा से देखा जैसे सामने खड़ी हो कोई राक्षसी, और फिर तमतमाते हुए बोला, आज समझ में आ गया कि पिशाचिनी की माया कैसी होती है। कल तक जो सब मुझे सिर आंखों पर बिठाते थे, आज उसी के कहने पर मुझ पर हाथ उठा रहे हैं। ठीक है, आप सबको आपकी लक्ष्मी बहू मुबारक हो, लेकिन मैं इस नरभक्षिणी के साथ एक पल भी नहीं रह सकता। मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूं। यह सुनकर सेठानी की आंखें भर आईं। एक तरफ बेटा था जो घर छोड़ने को तैयार था, और दूसरी तरफ बहू जिसे वो बेटी की तरह मानती थीं। वो दौड़ दौड़ कर कभी सेठ जी से कहतीं, ऐसे कैसे जाने देंगे इसे, तो कभी माधव का हाथ पकड़कर कहतीं, बेटा मत जा, तेरे बिना मैं कैसे रहूंगी। लेकिन पूरे कमरे में सबसे ज्यादा शांत अगर कोई थी तो वह थी चित्रावली। सिर झुकाए, आंखें झपकाए बिना वो मन ही मन बहुत कुछ सोच रही थी। उसने महसूस किया कि माधव ने शायद उसे जंगल में जाते देख लिया है, शायद उसे सब कुछ पता चल गया है। अब घर का माहौल उसकी वजह से बिगड़ गया है, और सेठ जी दोनों तरफ से दबाव में है। फिर अचानक उसने नजर उठाई, सेठ जी के पास आई और बोली, पिताजी, पता नहीं किस बात से ये मुझसे नाराज है, पर अगर इनका घर छोड़ना मेरी वजह से है तो फिर मुझे यहां रहकर क्या करना। मुझे कुछ दिनों के लिए मायके भेज दीजिए, शायद तब तक इनका क्रोध भी शांत हो जाए। चित्रावली की यह बात सुनकर सेठानी की आंखों में फिर चमक आ गई, जैसे डूबती नाव को तिनका मिल गया हो। वो फौरन बोली, हाँ जी, यही ठीक रहेगा, सब दिन एक जैसे नहीं होते। लेकिन सेठ जी ने गहरी सांस भरते हुए कहा, मैं अपनी लक्ष्मी जैसी बहू को घर से नहीं निकाल सकता। चित्रावली ने हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में फिर कहा, पिताजी, मैं आपसे विनती कर रही हूँ, कृपया मुझे मायके छुड़वा दीजिए। चित्रावली का आग्रह देखकर सेठ जी की आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने नौकर को साथ बुलाया और खुद ही चित्रावली को छोड़ने निकल पड़े। बग्गी तैयार हुई, चित्रावली ने सबको प्रणाम किया और धीरे धीरे वह गाड़ी में बैठकर ओझल होती चली गई। घर लौटकर उनका मन भारी हो गया। उन्हें लग रहा था मानो किसी ने उनकी अपनी बेटी को उनसे छीन लिया हो, क्योंकि उनके तो बेटी थी ही नहीं, और जब से चित्रावली इस घर में आई थी वो सिर्फ बहू नहीं बेटी भी बन गई थी। उस लड़की ने इस घर को हंसी, रौनक और सेवा से भर दिया था। वो हर वक्त मुस्कुराती रहती थी, सबकी परवाह करती थी, और आज वह घर छोड़कर चली गई। मजबूरी में ही सही, लेकिन एक सन्नाटा पीछे छोड़ गई। और उघर माधव ने जैसे ही चित्रावली को जाते देखा, राहत की लंबी सांस ली और सीधा सेठानी से बोला, मां, बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को दो। सेठानी ने तुरंत थाली सजानी शुरू कर दी, लेकिन उनके दिल के किसी कोने में अब भी एक अजीब सी बेचैनी थी। सूरज ठीक सिर पर तप रहा था, गर्मी की लपटें बग्गी की छाया तक को निगल रही थीं, और उस दोपहर के तपते पहर में सेठ जमुनादास की बग्गी एक हरे भरे घने पेड़ों वाले बाग के पास रुकी थी, जहां कुछ देर सुकून की उम्मीद थी। चित्रावली ने पेड़ की छांव में बैठकर पानी पिया, छोरा खाया भी, लेकिन उसकी थकी हुई देह से ज्यादा उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जो किसी कोने में धीरे धीरे डर का आकार ले रही थी। सेठ जी ने कहा, बहू, थोड़ी देर आराम कर लो, गर्मी भी कम हो जाएगी, फिर चलेंगे। और फिर वह छुत बाग में टहलने लगे। थोड़ी देर बाद जब लौटे तो सन रह गए। जिस पेड़ के नीचे चित्रावली बैठी थी, वहां सैकड़ों कौए काम काम करके आकाश को चीरे दे रहे थे, जैसे किसी अनजानी आपदा की घोषणा कर रहे हों। चींटियों का कोलाहल पूरे बाग को एक भयावह रणभूमि में बदल चुका था, और चित्रावली उसी पेड़ के नीचे एकटक खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और होंठ बुदबुदा रहे थे, और चेहरा ऐसा कि सेठ जी को यकीन नहीं हुआ कि ये वही लड़की है जो अब तक उनकी बेटी से भी बढ़कर थी। उन्होंने पास आकर पुकारा, बहू, चलो अब। लेकिन चित्रावली बस घूरती रही, जैसे कोई दूर की आवाज सुन रही हो। सेठ जी ने दोबारा आवाज लगाई, इस बार थोड़ा घबरा कर, बहू, क्या बात है? लेकिन चित्रावली ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने फिर से सवाल किया, लेकिन चित्रावली अब भी बिना कुछ कहे बस बड़बड़ाई जा रही थी, जैसे कोई और भाषा बोल रही हो। सेठ जी के चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गईं। उन्होंने सोचा कि क्या अचानक कोई बीमारी आ गई है।
लेकिन तभी शाम होने लगी, आकाश में सिंदूरी रंग फैलने लगा, चिड़िया घर लौट रही थीं। वही दूसरी ओर चित्रावली की रहस्यमयी चुप्पी एक डर का साया खींच रही थी। उसी वक्त अपने घर के बाहर माधव हरसिंगार के पेड़ के नीचे संगमरमर के चबूतरे पर बैठा पुरानी यादों में डूबा था। उसे अपने विवाह की पहली रात याद आ रही थी, जब चित्रावली के रूप पर वह मोहित हो गया था। उसकी मासूम मुस्कान, उसकी सेवा भावना और उसका अपनापन सब आंखों के सामने घूम रहा था। लेकिन अब वही चित्रावली कहीं खो गई थी, या शायद कोई और रूप ले चुकी थी। इतने में सेठ जी की बग्गी दरवाजे पर आकर रुकी और उसके पीछे एक दूसरी गाड़ी भी। माधव चौंका, यह दूसरी गाड़ी किसकी है? वह जैसे ही आगे बढ़ा, देखा कि चित्रावली गाड़ी से उतर रही है और उसका खून खौल गया। आप फिर इसे क्यों ले आए? वह सेठ जी पर चीखा। सेठ जी ने शांत स्वर में कहा, पहले अंदर चलो, फिर बात करेंगे। बाहर तमाशा करने से कुछ नहीं होगा। चित्रावली चुपचाप सिर झुकाकर अंदर चली गई। फिर एक एक कर पीतल के बड़े कलश, तांबे के घड़े और चांदी की गागरें दोनों गाड़ियों से नीचे उतारकर घर में लाई गईं। माधव अवाक था, यह सब क्यों और कैसे? क्या हो रहा है? सेठानी ने जैसे ही चित्रावली को देखा, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें कोई अनहोनी की आशंका होने लगी। वह जानती थीं कि माधव जिद्दी है और सेठ जी अपनी बात से तस से मस नहीं होते। उघर माधव गुस्से में इधर उधर चक्कर काट रहा था और उघर सेठ जी चित्रावली से कह रहे थे, बहू चलो अब बताओ। ये शब्द और भी रेहे से फैला गए। आखिर क्या दिखाने और क्या बताने की बात हो रही थी? माधव के मन में सैकड़ों सवाल उमड़ने लगे। रास्ते में ऐसा क्या हुआ कि पिताजी इसे वापस ले आए? ये घरे गागरें किस लिए? और अब चित्रावली क्या बताने वाली है? लेकिन अपनी जिद और अहंकार के कारण वह पूछ नहीं पा रहा था। पूछना उसे अपनी हार लगती थी। और तभी चित्रावली ने धीरे से कोठरी खोली। सेठ जी भी उस कोठरी में दाखिल हुए। भीतर का दृश्य कुछ ऐसा था जिसे देखकर कोई भी सामान्य व्यक्ति स्तब्ध रह जाए। चित्रावली उन्हें कुछ दिखा रही थी, बहुत ही धीमी आवाज में कुछ समझा रही थी, और दूर खड़ा माधव बस सेठ जी के चेहरे के बदलते रंगों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। कभी उनकी आंखों में हैरानी, कभी भरोसा, कभी अविश्वास, और फिर एक अजीब सी गहराई। कुछ देर बाद सेठ जी बाहर निकले, माधव की पीठ पर हाथ रखा और बोले, अभी आता हूं, बात करता हूं तुमसे। इसके बाद वह उस कमरे में गए जहां बड़े बड़े पीतल और तांबे के घड़े, चांदी की गागरें रखी थीं। उन्होंने जैसे ही उनके ढक्कन हटाए, उनकी आंखें चौंधिया गईं। किसी में शुद्ध सोने के सिक्के भरे थे, किसी में हीरे जवाहरात, और कुछ में बेशकीमती आभूषण जिनमें सोना, रत्न और चांदी की अद्भुत कारीगरी चमक रही थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वह इतनी अकूत संपत्ति के मालिक बन चुके हैं, जो 7 पीढ़ियों तक भी खर्च की जाए तो खत्म न हो। लेकिन उन्होंने अपने लोभ को अभी के लिए विराम दिया, कमरे को बंद किया और बाहर आकर बोले, अब बताओ माधव, क्या कहना है? माधव के भीतर ज्वालामुखी फट पड़ा। बोला, मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह पिशाचिनी है, और आप इसे बार बार क्यों लाकर घर में रख रहे हैं? ये सब क्या है? ये दौलत, ये दिखावा? सेठ जी ने शांत स्वर में कहा, वह पिशाचिनी नहीं है, वो एक सामान्य लड़की है। जो तुमने देखा वो तुम्हारा भ्रम था। लेकिन माधव तिलमिला उठा, आप कह रहे हो कि मेरी आंखों ने जो देखा वो झूठ है और आपकी बातें सच है? नहीं, अब मैं आप पर भी विश्वास नहीं कर सकता। आप इसकी मायावी दौलत के जाल में फंस चुके हैं। अब सेठ जी को भी गुस्सा आ गया। बोले, ठीक है, तेरे मन में जो है वही कर, जा जहां जाना है। माधव चीखा, मैं अभी घर छोड़कर जा रहा हूं। इस घर में या तो मैं रहूंगा या यह। सेठ जी ने भी कह दिया, बहू यही रहेगी और तू जहां चाहे जा, देखता हूं कब तक रह पाता है बाहर। तभी चित्रावली आगे बढ़ी, आंखों में आंसू, स्वर में विनती, आप मत जाइए, मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगी। मगर माधव आग बबूला हो गया, दूर रह मुझसे पिशाचनी, और दरवाजे की ओर बढ़ गया। सेठानी जी दौड़ीन, आंसुओं से भरी आंखों में करुण पुकार, रुक जा बेटा, मत जा। लेकिन एक बार जो माधव का पांव चल पड़ा, वह रुका नहीं। वह घर से चला गया और कई दिन बीत गए। वो घर जो कभी हंसी और रौनक से गूंजता था, अब किसी उजड़े उपवन जैसा लगने लगा था। माधव के जाने के बाद सब कुछ जैसे ठहर सा गया था। कभी जहां आम के बाग में दोस्तों की ठहाकों की गूंज हुआ करती थी, वहां अब वीरानी पसरी रहती थी। कोई भी साथी अब वहां नहीं आता, और माधव के घर का वो छोटा सा उपवन जो हरसिंगार के सफेद फूलों से हर सुबह महक उठता था, अब सूखा सूखा सा लगता।
जर चुके फूल वही परेपटे काले हो जाते, और संगमरमर का वो चबूतरा जहां माधव घंटों बैठा करता था, क्री अब खाली पड़ा, जैसे उसका इंतजार करते करते खुद थक गया हो। सेठ जमुनादास पहले जैसे न रहे, हमेशा किसी चिंता में डूबे रहते, सिर झुकाए, कभी दो एक निवाले खा लेते, कभी भूखे ही रह जाते। वही सेठ जी जिनके बिना घर में कोई काम नहीं होता था, अब जैसे खुद ही एक काम बनकर रह गए थे। सेठानी जी दिन भर कोने में बैठी रोती रहती, और चित्रावली, उसका हाल तो बस अनुमान ही लगाया जा सकता था। उसकी आंखों में बस इंतजार और खामोशी थी। ऐसा नहीं कि माधव को ढूंढा नहीं गया, सेठ जी ने हर वह कोना छान मारा, हर रिश्तेदार, हर परिचित, हर गांव, हर कस्बा जहां माधव के होने की संभावना थी, सब जगह खोजबीन करवाई। उनका व्यापार ठप पड़ा था, उनका जीवन बस एक ही काम में समर्पित हो गया था, माधव को ढूंढना। उन्हें यकीन था कि कुछ दिन ठोकरों के बाद माधव खुद ब खुद लौट आएगा, मगर दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में, और माधव जैसे कहीं गुम ही हो गया। अब सेठ जी हर पल यही सोचते रहते, जिस बेटे को इतने लाड प्यार से पाला, वो न जाने इस समय कहाँ होगा, किस हालत में होगा, भूखा होगा या प्यासा, अकेला होगा या किसी अनजान रास्ते पर भटक रहा होगा। लेकिन सबसे ज्यादा बेचैन करने वाली बात ये थी, कुछ भी पता नहीं चल रहा था, कहीं से भी कोई खबर नहीं मिल रही थी। माधव तैश में आकर घोड़े पर सवार होकर बिना कुछ सोचे समझे गांव से निकल तो पड़ा था, लेकिन यह पहली बार था जब वह गांव की चौहद्दी लांघकर इतनी दूर जा रहा था। अब तक तो उसका सारा जीवन घर, उपवन और थोड़े बहुत मेलों तक ही सिमटा हुआ था। कारोबार और बाहर के कामकाज तो उसके पिता और नौकर ही निपटाते थे, लेकिन आज जब वह खुद से एक अनजाने सफर पर था, तो पहली बार उसे दुनिया इतनी बड़ी और अपरिचित लगी। वह सोच में पड़ गया, जाऊं तो जाऊं कहाँ जाऊं। पहले सोचा कि किसी रिश्तेदार के घर चला जाऊं, लेकिन फिर सोचा कि एक दो दिन में सब ढूंढ लेंगे, नहीं, अब लौटकर नहीं जाना। और फिर वह बेफिक्री में उस ओर चल पड़ा जिधर रास्ता उसे ले जाए। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, गांव की सोंधी खुशबू, हरियाली और शांत माहौल पीछे छूटता गया, और उसके सामने फैला एक चकाचौंध से भरा नगर, ऊंची ऊंची इमारतें, रंगीन बाजार, तेज आवाजें और भीड़ का शोर। इन सब से बेपरवाह वह अपने ही विचारों में खोया चलता जा रहा था। तभी अचानक एक चुलबुली आवाज गूंजी, अरे इधर देखो जरा, ए जी। और फिर दूसरी आवाज ने पीछे से धक्का देकर कहा, अरे हथ रत्ना, उसने सुन लिया तुझको। फिर दोनों लड़कियां ठठाकर हंसी और बोली, लगता है कोई पहुंचा हुआ जोगी है, जो हम जैसी सुंदरियों को देख भी नहीं रहा। और फिर दोनों ने संवेद स्वर में पुकारा, ओ मुसाफिर, जरा इधर देखो। माधव का ध्यान टूटा। उसने सिर उठाकर देखा तो सामने एक आलीशान अट्टालिका के छज्जे पर खड़ी दो सुंदर युवतियां मुस्कुरा रही थीं, चंदा और रत्ना। चंदा ने रत्ना को कोहनी मारी, देख, पंछी फंस गया, वो तुझे देख रहा है। रत्ना इतलाकर बोली, मैं क्या देखूं, तू ही देख, शायद तुझे ही देख रहा है। फिर दोनों हंसती हुई नीचे उतर आईं और माधव से सीधे पूछ बैठीं, क्यों जी, आप किसे देख रहे थे? गांव की सादी सलोनी लड़कियों के बीच पले माधव ने ऐसे बनाव श्रृंगार वाली युवतियां पहले कभी नहीं देखी थीं। वह थोड़ा सकपकाया और बोला, जी, मैं किसे देख रहा था, आपने ही तो बुलाया था। फिर वे हंसते हुए बोली, देखिए धूप कितनी तेज है, आप पसीने से भीगे हुए हैं, छोरा सुस्ता लीजिए, हवा खा लीजिए, फिर आगे बढ़िए। माधव ने उन्हें चकित होकर देखा, मन ही मन सोचने लगा, इस दुनिया में कितने भले लोग हैं जिन्हें हम जानते ही नहीं। सच में बहुत थक गया था वो, पसीने से तरबतर, पर इन अजनबी लड़कियों के आग्रह पर वह कैसे रुकता। माधव को यूं असमंजस में पड़ा देखा तो वह दोनों लड़कियां खिलखिलाकर हंस परी जैसे किसी भोले परदेसी को चिढ़ा रही हों। और तभी भीतर से एक भारी आवाज आई, क्या है छोरियों, तुम दोनों कभी चुपचाप बैठ भी सकती हो, अब किसे परेशान कर रही हो? फिर ऊपर से उतरती हुई एक भारी भरकम, गहनों से लदी एक मोटी औरत सामने आई, जिसकी आंखों में माधव को देखते ही गजब की चमक दौड़ गई। सिर से पैर तक उसने माधव को ऐसे देखा जैसे तौल रही हो। लंबा, गोरा, सुंदर युवक, गले में चमचमाती सोने की जंजीर, उंगलियों में हीरे की अंगूठियां और हाथ में ऊंचे नस्ल के घोड़े की बाग। उसे समझते देर न लगी कि ये कोई रईस खानदान का लड़का है। और फिर बड़ी मिठास से बोली, क्यों रे रत्ना, चंदा, देख क्या रही हो, बेचारा गर्मी से बेहाल मुसाफिर है। फिर उसने हुक्म जमाते हुए कहा, रत्ना, पंखाए पानी और बैठने के लिए चौकी ले आ,
और चंदाई जा जरा शरबते फल और मिठाई ले आ। दोनों लड़कियां मुंह बनाकर बोली, हाय अम्मा, क्या लाए, क्यों न इन्हें भीतर ही बुला ले। औरत मुस्कराई, हाँ ये भी ठीक है, बाहर क्या बैठा रहेगा। और फिर उस सजी संवरी अट्टालिका के दरवाजे माधव के लिए खुल गए। तीनों उसे अंदर बड़े प्रेम से ले गई और किसी मेहमान नहीं, मानो राजकुमार को बैठाया जा रहा हो। कोई पंखा जलने लगी, कोई शरबत ले आई, किसी ने मेवा मिठाई सजाकर तश्तरी में रख दी। माधव थोड़े झिझकते हुए लेकिन भीतर से मंत्रमुग्ध होकर बैठ गया। उस औरत ने स्नेह से कहा, खा लो बेटा, मुसाफिर की सेवा करना हमारा घर में, राह चलतों को दरवाजे से खाली नहीं लौटाते। और सच कहें तो माधव को इस आत्मीयता की जरूरत थी, प्यास भी थी, छकान भी थी। उसने शरबत पिया, मिठाई खाई और चौन से बैठ गया। तभी देखा कि रत्ना और चंदा की तरह दो और लड़कियां आकर वहां बैठ गईं और बड़ी दिलचस्पी से उसे देखने लगीं। मोटी औरत ने फिर कहा, बेटा इतनी हड़बड़ी क्यों, दोपहर जलने दो, थोड़ी देर बैठ, मन बहला, क्या चौपर खेलनी आती है। माधव की आंखें चमक उठीं, हाँ चौपर तो मैं खूब खेलता हूं, कोई मुझे हरा नहीं सकता। बिसात बिछाई गई, खेल शुरू हुआ। चारों तरफ हंसी मजाक और चंचलता का माहौल। चंदाई, रत्ना और बाकी दोनों फिर खिलखिलाई और माधव को अचानक ये लगा जैसे सब उसकी बात को हल्के में ले रहे हैं। छोड़े गुस्से से बोला, मैं सच कहता हूं, अब तक मुझसे कोई नहीं जीत सका। रत्ना और चंदा शरारत भरे अंदाज में मुंह दबाकर हंसी और बोली, और हार गए तो। माधव की आंखों में जिद और गुस्सा, ठीक है, अगर हार गए तो हमारे गुलाम बनकर रहोगे, और जीत गए तो तुम्हारी सारी चीजें वापस मिल जाएंगी। माधव ने बिना सोचे हामी भर दी। बाजी चली, लेकिन किस्मत उसकी जेब में नहीं थी और वह फिर से हार गया। अब शर्त के मुताबिक वह उनका गुलाम बन चुका था। मोटी औरत ने भौहें नचाते हुए हुक्म दिया, अब ये हमारे गुलाम है, और हमारे गुलामों की एक खास पहचान होती है। चंदा, जा गुलामी वाला हार लेकर आ। चंदा कौड़ियों की माला लेकर आई और हंसते हुए उसने माधव के गले में डाल दी। अब तुम हमारे कौड़िया गुलाम हो। माधव की आंखों में जेम्प, गुस्सा और घबराहट का मिलाजुला भाव था। उसे समझ आ चुका था कि वह बुरी तरह फंस चुका है। और तभी जैसे कोई अंधेरे में पड़ा पर्दा हट गया, उसे महसूस हुआ कि ये जगह कोई आम घर नहीं, बल्कि एक वेश्यालय है। ये सारी लड़कियां वेश्याएं हैं और ये मोटी औरत इनकी नायिका। यहाँ मुसाफिरों को इसी तरह फंसाकर लूटा जाता है, और जो पूरी तरह जाल में आ जाए उसे गुलाम बना लिया जाता है। माधव अब उनके फंदे में फंस चुका था और भीतर ही भीतर बुरी तरह तड़प रहा था कि मैं बहुत बुरा फंस गया। माधव अब बुरी तरह टूट चुका था। धन, गहने, घोड़ा, सब कुछ लूटा बैठा था और अब उसे अपने आप से बच निकलने का भी कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। उसने एक रात चुपचाप अंधेरे में उस कोठी से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही दरवाजे तक पहुंचा, 4-5 हट्टे कट्टे गुंडे उसकी राह में खड़े मिल गए। उन्होंने बिना एक शब्द बोले उसकी बाहें पकड़कर उसे फिर से अंदर धकेला और बेरहमी से पीट डाला। अब माधव को पहली बार समझ आया कि यह दुनिया कितनी बेरहम हो सकती है। अब तक तो वह सिर्फ अपनी जिद से सब कुछ हासिल कर लेता था, लेकिन अब वह एक ऐसा मोहरा बन चुका था जिसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह मन ही मन खून के आंसू रो रहा था। माँ बाप की यादें उसे रुला रही थीं। उसने 2-3 बार और भागने की कोशिश की, मगर पहरेदारी इतनी कड़ी थी कि उसके पास अब बाहर निकलने की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। अब वह टूट चुका था, छक चुका था। उसने नीति को स्वीकार कर लिया। दिन भर उसे कोठी के सारे काम करने पड़ते, कभी रसोई में, कभी मेहमानों के लिए बिस्तर सजाना, दरी कालीन बिछाना, नाचने वालों के लिए मंच तैयार करना, और फिर जो भी शौकीन आते उनके लिए पान सुपारी, शरबत या शराब ले जाना। पहले जो लड़का अपने ही खाने में नखरे करता था, वह अब दूसरों की प्लेट सजाने में जुटा था। उसका चेहरा हर वक्त झुका रहता था। उसे डर था कि कहीं कोई उसका चेहरा पहचान ले। इस कोठी की मालकिन मालती सबसे ज्यादा उसी से काम करवाती। कभी पंखा जलवाना, कभी नर्तकियों के गहने उठवाना, और जब वह छूट थक जाती तो माधव से अपने पैर तक दबवाने लगती। हर दिन, हर घंटे उसका आत्मसम्मान जैसे मिट्टी में मिल रहा था। उसके भीतर एक आवाज चिल्ला रही थी, हे घरती, फट जा, मुझे निगल ले। लेकिन वह जानता था यह भी अब एक बेमानी ख्वाहिश है। इस बेबसी में जाने कितने दिन गुजर गए, और फिर एक दिन कोठी में एक अलग ही रौनक थी। एक नया मुसाफिर आया था। नाम था स्वर सिंह। एक ऐसा रईस जो नाच पर सिर्फ रुपए नहीं, सोने की मोहरें लुटाता था। मालती और सारी नर्तकियां उसकी सेवा में जुटी थीं।
महफिल अपने पूरे शबाब पर थी और उसी बीच माधव पान की तश्तरी लेकर भीतर आया। उसने महफिल में बैठे रसिकों के सामने तश्तरी घुमाई, कोई पान लेता, कोई मुंह मोड़ लेता, और फिर वह स्वर्ण सिंह के पास पहुंचा, जो एक मसंद का सहारा लेकर बड़ी ही अदा से बैठा था। उसकी आंखें जैसे हर चीज को जांच परख रही थीं। उसने पान उठाते हुए मुस्कुराकर पूछा, आपका क्या नाम है जी? माधव ने सिर झुका लिया और धीमे से बोला, कौर या गुलाम? स्वर्ण सिंह ने अचरज से कहा, ओहो जी, नाम तो बड़ा ही अनोखा है, मगर चेहरा क्यों लटका रखा है? कोई बहुत बड़ा गम है क्या? फिर थोड़ा हंसकर बोला, खैर, हमें इससे क्या, हम तो आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। महफिल के समापन पर जैसे ही स्वर्ण सिंह ने मुस्कुरा कर कहा, हम ऐसे चाकरों को तगड़ा इनाम देते हैं, तो सबकी निगाहें उसकी ओर टिक गईं, और उसने अपनी गले से बेशकीमती मोतियों की माला उतारकर माधव के हाथ में थमा दी। माधव चौंक गया और मालती की आंखों में वह तिरछी जलन साफ दिखाई दी। धीरे धीरे महफिल खत्म हुई, एक एक करके सब रसिकजन विदा हो चुके थे, लेकिन स्वर्ण सिंह अब भी बैठा था। रत्ना, चंदा, गोपी, माला सब उसकी सेवा में लगी थीं, और खुद मालती भी बड़े नाजुक लहजे में बातों में लगी थी। देखिए जी, अब कहाँ जाएंगे आप? अभी तो हमारे भाग्य ही खुल गए हैं। आप जैसे रईस तो कभी कभी ही इनायत करते हैं, 2-3 दिन रुक जाइए, हमें भी तो सेवा का अवसर दीजिए। क्या आप बहुत दूर से पधारे हैं? स्वर्ण सिंह ने आंखों में एक रहस्यमयी चमक के साथ हल्की मुस्कान दी और बोला, हाँ, बहुत दूर से आया हूं, और अभी बहुत दूर तक जाना बाकी है। मैं दरअसल जौहरी हूं, सोने चांदी, हीरे जवाहरात का व्यापार करता हूं, इसीलिए मुझे जगह जगह घूमना पड़ता है। यह सुनते ही सबके चेहरों पर एक और नई चमक आ गई। मालती खिलखिलाई, ओहो जी, तभी तो आप बिना पलक झपकाए सोने की मोहरें लुटाते हैं। स्वर्ण सिंह ने ठहाका लगाया, लुटाना क्या, हम तो दोनों हाथों से दौलत लुटाते हैं, फिर भी खत्म नहीं होती। अभी लंबा सफर तय करना है, अब चलता हूं। लेकिन चारों तरफ से रुकने का इतना मनोहार हुआ कि उसने चारों ओर देखकर कहा, जब आप सबका इतना आग्रह है तो हम क्या करें, 2-4 दिन रुक जाएंगे, मगर नाच की महफिल नहीं जमेगी। जितना सब मिलकर खर्च करते हैं उतना मैं अकेला ही दे दूंगा। यह सुनते ही मालती के चेहरे पर बेशकीमती मुस्कान खिल उठी। चंदा भी उसे चुपचाप देख रही थी। उसे स्वर्ण सिंह भा गया था। मालती बोली, अच्छा जी, अब आप खा पी कर आराम कीजिए, खाली समय में कुछ खेलना पसंद करेंगे, जैसे चौपर? अरे हाँ, खूब जानता हूं, खेलेंगे, लेकिन पहले थोड़ा खा पी ले। जरूर जरूर, कहते हुए मालती ने चंदा को इशारा किया, जाओ, इनके ठहरने की अच्छी व्यवस्था करो, कल चौपर खेला जाएगा। चंदा उसे कमरे में ले गई और उस दौरान चुपके से उसके कान में फुसफुसाकर बोली, देखिए, जब खेल खेला जाएगा तो यहां हेराफेरी होती है, ध्यान रखना। स्वर्ण सिंह मुस्कुरा दिया और बोला, हाँ जी हाँ, लटके झटके तो हम भी खूब जानते हैं। फिर उसने अपनी कीमती अंगूठी उतारकर चंदा को सौंप दी। चंदा ने हंसते हुए अंगूठी अपने पास रख ली और उसे सारी हेराफेरी की बारीकियां समझा दी। वो मुस्कुराती हुई चली गई। एक ही दिन में स्वर्ण सिंह ने सबका दिल जीत लिया था। उस रात मालती की आंखों में नींद नहीं थी। चारपाई पर करवटें बदलती रही, लेकिन मन सिर्फ एक ही ख्याल में उलझा रहा कि कैसे सुबह हो और कैसे वो स्वर्ण सिंह को चौपर के जाल में फंसा ले। उसका मन उस धन की कल्पनाओं में झूल रहा था जो कल दिन दहाड़े उसकी मुट्ठी में आने वाला था। और जब सुबह हुई तो उसने बिना समय गवाए चौक में रंगीन कालीन बिछवाई, चौकी सजा दी, मोहरे रखे और उस खेल की बिसात बिछा दी। मालती के चेहरे पर खुशी की लहरें थीं, जैसे कोई शिकारी अपने जाल के पास बैठा हो और शिकार खुद चलकर आने वाला हो। दूसरी ओर कोने में माधव, जिसे अब सब कौड़िया गुलाम कहने लगे थे, शरबत का गिलास हाथ में लिए खड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, जैसे भीतर कुछ उबाल रहा हो। वह जैसे ही आगे बढ़ा, स्वर्ण सिंह ने तुरंत उसकी आंखों की बेचैनी भांप ली। हाँ कहो, कुछ कहना चाहते हो? मालती की आंखें एकदम लाल हो गईं। उसने घूर कर माधव को देखा, जैसे कह रही हो, अगर मुंह खोला तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन स्वर्ण सिंह मुस्कुरा दिया। उसे समझ आ गया कि ये वही संकेत है जो कल चंदा उसे दे चुकी थी, हेराफेरी की कोशिश होगी। स्वर्ण सिंह ने शरबत का घूंट लिया और मुस्कुराते हुए बोला, आपका ये नौकर तो बहुत ही वफादार है।
मालती बनावटी मुस्कान के साथ बोली, हाँ, खेलते तो आप भी जा रहे हैं। ये भी ऐसे ही आया था, कभी बड़ा अकर में था, फिर इसका सब कुछ हमने जीत लिया और अब हमारा गुलाम है। ऐसा? स्वर्ण सिंह ने जानबूझकर आंखें फैलाकर पूछा। तो फिर आज मैं आपसे वही सामान जीतूंगा जिसकी आपसे बात शुरू हुई थी। मालती ने व्यंग्य से मुस्कुराते हुए कौड़िया गुलाम की ओर देखा और बोली, तो ठीक है, खेल शुरू करते हैं। पहली बाजी लगी। एक तरफ स्वर्ण सिंह की सोने की मोहरें और दूसरी तरफ माधव की जंजीर। चाल चली गई और पहला दाव ही मालती हार गई। फिर बारी बारी से अगली चालें चली गईं। स्वर्ण सिंह ने उसकी अंगूठी, उसका घोड़ा सब जीत लिया। मालती के चेहरे से रंग उड़ गया। उसकी चालें फेल हो रही थीं, हेराफेरी काम नहीं कर रही थी, जैसे हर चाल से उसका पर्दा उतर रहा था। अब अंतिम बाजी की बारी थी। स्वर्ण सिंह ने मुस्कुराकर कहा, अभी एक चीज और बची है। मालती चौंकी, क्या? ये कौड़िया गुलाम। मालती ने गुस्से में आकर उसे भी दांव पर लगा दिया और जैसे ही चाल चली गई, वह बाजी भी मालती हार गई। अब कौड़िया गुलाम भी जीत लिया गया था। स्वर्ण सिंह अब मुस्कुराते हुए अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी और आवाज में ठहराव, बस अब इसके आगे मैं नहीं खेलूंगा और ये कौड़िया गुलाम अब मेरा हुआ। उसने चारों ओर एक निगाह डाली और कहा, आखिरकार हमें आप सबको लूटना थोड़े ही था, मुझे तो बस एक नौकर चाहिए था। फिर उसने मालती की ओर मुड़ते हुए बड़े ही शालीन अंदाज में कहा, मालती देवी, कल जो मोतियों की माला मैंने इस कौड़िया गुलाम को दी थी, वो आपने इससे वापस ले ली थी। कृपया उसे इसे लौटा दीजिए, उसके बदले ये लीजिए। मैं आपको मोहरों की छैली दे रहा हूँ। मोहरों की खनक सुनते ही मालती का चेहरा खिल उठा। उसकी आंखों में जो हार की कसक थी, वह इस सोने की छैली से दूर हो गई। अब उसके चेहरे पर फिर से वही लालच भरी मुस्कान लौट आई थी। इधर स्वर्ण सिंह ने जो कुछ भी माधव से जीत लिया था, उसका कोई मलाल नहीं रहा, क्योंकि अब वह सब कुछ सिर्फ माधव को वापस देने के लिए ही था। स्वर्ण सिंह फिर खड़ा हुआ, अपने लंबे चोगे को झाड़ा और बोला, अब मैं चलता हूँ। आप सबकी मेहमानवाजी हमेशा याद रहेगी और हाँ, आता जाता रहूंगा। अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। मालती ने हंसते हुए कहा, हाँ जी, आइएगा तो यही आइएगा। स्वर्ण सिंह बिना कुछ कहे मुस्कुराता हुआ वहां से निकल पड़ा। उसके साथ अब वो कौड़िया गुलाम भी था, पर अब वो केवल नाम का गुलाम नहीं, बल्कि फिर से माधव था। एक बार फिर अपनी पहचान की ओर लौटता हुआ दोनों अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर निकले। सबसे पहले स्वर्ण सिंह उसे एक नाई की दुकान पर ले गया, जहां माधव के लंबे उलझे हुए बाल कटवाए गए। फिर बाजार से उसके लिए अच्छे साफ सुथरे राजसी वस्त्र खरीदे और फिर उसने खुद अपने हाथों से उसके गले से कौड़ियों की माला उतारकर अपने पास रख ली, मानो उस गुलामी की आखिरी निशानी को भी मिटा दिया हो। बाहर निकलते हुए उसने माधव से पूछा, तुम कहाँ के रहने वाले हो? चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। तुम्हें वहां से आजादी दिलवा दिए। अपने असली रूप में लौटकर जब माधव को ये सब समझ आया, तो वह भाविभोर होकर उसके पैरों में गिरने को हुआ, लेकिन स्वर्ण सिंह ने उसे झुकने से रोकते हुए उसे गले से लगा लिया और कहा, नहीं जी, नहीं, तुम्हारी जगह तो हमारे दिल में है, हमारे पैरों में नहीं। माधव की आंखें भर आईं। उसने उसे भगवान का भेजा हुआ देवदूत समझा और भावुक स्वर में बोला, तो चलिए, हमारे घर चलिए, हमारे पिताजी आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। लेकिन स्वर्ण सिंह ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैं तुम्हारे घर के बाहर तक छोड़ दूंगा, फिर कभी विशेष रूप से तुम्हारे पिताजी से मिलने आऊंगा। दोनों धीरे धीरे रवाना हो गए। घोड़ों की टापें धूल उड़ाती हुई चलीं, माधव पीछे पीछे और स्वर्ण सिंह आगे आगे। रास्ते भर माधव सोचता रहा कि कैसे उसकी किस्मत ने करवट ली, और जैसे ही शाम ढलने लगी, दोनों ने माधव के गांव में कदम रखा। अपने गांव की सीमा पर जैसे ही कदम रखा, माधव का मन मानो उल्लास से झूम उठा। एक लंबी पीड़ा के बाद उसके भीतर फिर से जीवन की लहर दौड़ पड़ी, और जैसे ही उसकी नजर अपने बचपन की गलियों पर पड़ी, उसने घोड़ा एड़ लगाया और बेतहाशा दौड़ा दिया, मानो वर्षों का बिछड़ा कोई बेटा फिर से मां की गोद में लौटने को बेचैन हो। पीछे मुड़कर देखा तक नहीं, सीधा दौड़ता हुआ अपने घर के दरवाजे पर जा रुका। स्वर्ण सिंह वहीं से मुस्कुराकर विदा हुआ और माधव, अब फिर से वही पुराना माधव, अपने बगीचे की ओर बढ़ा। लेकिन बगीचे की हालत देखकर उसका दिल बैठ गया। जहां कभी हरी भरी बेलें झूला करती थीं, अब वहां सूखी टहनियां थी। जहां पक्षियों की चहचहाहट गूंजती थी, अब खामोशी थी। उजरा हुआ चमन देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। उसने मन ही मन ठान लिया, कल से ही सब ठीक कर दूंगा, एक एक पौधा फिर से रोपूंगा।
लेकिन जब वह घर के भीतर पहुंचा तो वहां का नजारा और भी ज्यादा मनहूस था। दीवारों पर जाले, दरवाजों पर जंग और आंगन में सन्नाटा। जिस बेटे की याद में न जाने कितनी रातें जागकर काटी थीं, वो आज सच में उनके सामने खड़ा था। फिर दौड़कर उसे बाहों में भर लिया और माम बेटे दोनों फूट फूट कर रो पड़े। आंसुओं में बीते हुए समय की टीस थी, सहे गए कष्टों की पीड़ा थी और वापस पाने की सुकून भरी तसल्ली भी थी। उस भावुक दृश्य को देख घर का हर कोना नम था। इतने में गांव में जैसे बिजली दौड़ गई। माधव लौट आया। लोग अपने खेत खलिहान छोड़कर दौड़े चले आए। किसी ने माथा चूमा, किसी ने पीठ छपच पाई और कोई तो बिना कुछ कहे उसे बस निहारता ही रहा। सब जानना चाहते थे, इतने दिन कहाँ थे, क्या हुआ था, कैसे बचे। तब माधव ने एक कल्पित कहानी सुनाई कि कैसे गांव की सीमा से ही कुछ डाकुओं ने उसे पकड़ लिया था, कैद में रखा और फिरौती मांगने की कोशिश करते रहे। सब स्तब्ध होकर सुनते रहे। कुछ को यकीन हुआ, कुछ को नहीं, लेकिन उस समय सबके दिल में सिर्फ यही सुकून था कि गांव का खोया हुआ बेटा लौट आया था और जिंदा था। उनके यही सबसे बड़ी बात थी। शाम को माधव ने सबके सामने एक एक कर वह कहानी सुनाई जो उसने पहले से ही सोच रखी थी। कैसे डाकुओं ने उसे गांव की सीमा से उठाकर बंदी बना लिया, कैसे उसे दिन रात पहरे में रखा गया और कैसे एक रात जब सारे डाकू लूटपाट करने बाहर गए और एक ही डाकू उसकी निगरानी में था, तब उसने पूरी हिम्मत जुटाकर उस डाकू से भिड़ंत की, उसे पछाड़ा और वीरता से वहां से भाग निकला। उस जज्बे से भरी कहानी को सुनते हुए गांव वाले आंखें फाड़कर सुनते रहे। किसी ने तर्क नहीं किया, किसी ने शक नहीं जताया, सबने आंख मूंदकर यकीन कर लिया। उनके लिए तो बस यह जरूरी था कि माधव जिंदा है और लौट आया है। उसके बहादुर बनने की कल्पना ने ग्रामीणों की आंखों में गर्व और उसकी ओर श्रद्धा की चमक भर दी। धीरे धीरे सबने उसे गले लगाया, सर पर हाथ फेरा और कहते हुए लौट गए, अच्छा माधव, कल मिलेंगे। अब वह सूना घर फिर से रौनक से भर गया था। आंगन में रौनक लौट आई थी, बरामदे में चहल पहल थी और सेठ जमनादास फिर से अपनी पुरानी ठसक में आ गए थे। कभी नौकर से पानी मंगवा रहे थे तो कभी मिठाइयों की थालियों का आदेश दे रहे थे। पूरे घर में जैसे उत्सव की तैयारी हो रही थी। पर एक बात जो माधव ने गहराई से महसूस की, वह ये कि घर में हर चेहरा दिखा, सिवाय चित्रावली के उसका कहीं कोई नामोनिशान नहीं था। माधव ने मन ही मन यह मान लिया कि पिताजी ने उसे मायके भिजवा दिया होगा। आखिर उसे जाने के बाद चित्रावली पर क्या गुजरी होगी, ये तो वही जानती होगी। और शायद पिताजी को अपनी गलती का एहसास हुआ होगा, तभी उन्होंने उसे वहां से मुक्त कर दिया होगा। लेकिन सच कहें तो माधव को इस बात से सुकून मिला कि वह यहाँ नहीं है। कम से कम वह अपने अपराध बोध से एक बार फिर बच निकला था। इतने में सेठ जमनादास ने पुकारा, चलो बेटा, भोजन तैयार है। और माधव उठ खड़ा हुआ। जैसे ही माधव भोजन कक्ष में पहुंचा, उसकी नजर थाली में परोसी जा रही व्यंजनों पर नहीं, बल्कि उन्हें सजा रही चित्रावली पर जा टिकी। और अगले ही पल उसके भीतर मानो किसी बवंडर ने जन्म ले लिया। उसकी आंखों से चिंगारियां फूट पड़ी और वह गुस्से से बोला, पिताजी, ये पिशाचिनी अभी तक यही है। उसकी आवाज में घृणा, पछतावा और क्रोध सब कुछ एक साथ घुला हुआ था। उसने एक कटाक्षभरी नजर अपने पिता सेठ जमनादास पर डाली और बोला, ये क्या पिताजी, आपको मेरी कोई परवाह नहीं। मैं मर भी जाता तो भी आपकी जिद यही रहती। लेकिन उस क्षण जब चित्रावली ने सजी हुई थाली लेकर उसके सामने रखी और बेहद धीमे स्वर में किंतु दृढ़ता से कहा, चुपचाप बैठे रहो, जरा भी मुंह खोला तो। माधव ने आंखें तरेरते हुए पूछा, तो क्या? चित्रावली मुस्कुराई, लेकिन उसके होठों की मुस्कान में एक रहस्य थी। उसने अपनी मुट्ठी से एक माला निकाली, वही कौड़ियों की माला जिसे देखकर माधव की रूह कांप गई। नन्ही, वह बरबराया, कौड़िया गुलाम। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था और उसकी सांसें भारी हो चुकी थीं। फिर वह फटी आंखों से चित्रावली को देखता हुआ फुसफुसाया, ये तुम्हें कैसे पता? तब चित्रावली ने धीमी आवाज में कहा, ये मत पूछो कि मुझे क्या पता, ये पूछो कि मुझे क्या नहीं पता। झूठ बोलती हो तुम। माधव की आवाज भले धीमी थी, मगर उसमें कंपी थी। उसके शब्दों में डर, गुस्सा और अविश्वास घुला हुआ था। दूर से ये धीमा वार्तालाप देखकर सेठ जमुनादास और सेठानी के चेहरे खिल उठे। उन्होंने समझा कि बेटा अब सुधर गया है, प्रेम से अपनी पत्नी से बात कर रहा है। पर वे नहीं जानते थे कि इस धीमेपन के पीछे तूफान दबा बैठा है। यहाँ तो एक ऐसी खिचड़ी पक रही थी जिसकी खुशबू नहीं, बल्कि धमाका होने वाला था। चित्रावली अपनी वही सधी, शांत लेकिन चुभती आवाज में बोली,
शांति से बैठकर खाना खा लो, वरना तुम्हारी नकली डाकुओं वाली वीरता की कहानी का पर्दाफाश कर दूंगी और फिर तुम्हारी असलियत, कौर या गुलाम बनकर जो तुमने किया, वो पूरे गांव में सुनी जाएगी, गाई जाएगी और तुम न कहीं दिखने लायक रहोगे, न बोलने लायक। ये सुनकर माधव के चेहरे से रंग उड़ गया, माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। उसने कांपते स्वर में कहा, तुम झूठ बोल रही हो। जो माला तुमने दिखाई वो कोई और होगी। चित्रावली की आंखों में अब तंज की एक चिंगारी थी। वो बोली, झूठ? मैं तो बस सच दिखाती हूं। और ये देखो। उसने अपने आंचल से वही कौड़ियों की माला निकाली और सीधे माधव के हाथ पर रख दी। इसे ध्यान से देखो, पहचानो, क्या ये वही नहीं है जो तुमने मालती के सामने पहन रखी थी? यह देखकर माधव की रूह तक कांप गई। अब उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं और चित्रावली एक कदम और आगे बढ़ते हुए बोली, और भी कुछ दिखाऊं? जब चित्रावली ने वह माला उसके सामने लहराई तो जैसे माधव की आंखों के सामने पूरा अतीत तैरने लगा। वह नाच गाने वाली महफिल, पान की तश्तरी और फिर वही पल जब स्वर्ण सिंह ने उसे मोतियों की माला दी थी। वही माला आज चित्रावली के हाथों में थी। माधव अवाक था, जैसे उसकी सांसें थम गई हों। उसके चेहरे से पसीना रिसने लगा। कांपती आवाज में उसके होंठों से मुश्किल से शब्द निकले, लेकिन वो तो स्वर्ण सिंह था। तुम्हारे पास ये सब कहां से आया? चित्रावली की आंखों में अब वो रेहे से नहीं बल्कि साफ साफ चमकती सच्चाई थी। वो बोली, क्योंकि स्वर्ण सिंह के भेष में मैं ही थी जो तुम्हें वहां से निकालने गई थी। वही मैं जिसे तुम पिशाचिनी कह रहे हो। माधव का मुंह खुला का खुला रह गया। हाथ में पकड़ा हुआ निवाला अधर में ही रुक गया। क्या? वो बस इतना ही कह पाया और चित्रावली की आवाज में आत्मविश्वास था। हाँ, और अब तुम मेरी पूरी बात ध्यान से सुनोगे, क्योंकि अब वक्त आ गया है सच्चाई जानने का। और सुनो, मैं कोई पिशाचिनी नहीं हूं। माधव अब पूरी तरह मानसिक दबाव में था, सवालों के तूफान में उलझ चुका था। उसने कांपती आवाज में पूछा, पिशाचिनी नहीं हो? फिर वो सब क्या था? चित्रावली ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, सब बताऊंगी, बस खाना खत्म कर लो, फिर चलकर बैठते हैं और मैं तुम्हें अपनी शुरू से आखिर तक की कहानी सुनाती हूं। रात का खाना खाने के बाद जब सारा काम खत्म हुआ, तब चित्रावली धीमे कदमों से कमरे में आई और माधव के सामने बैठ गई। उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैंने तो हमेशा इस घर को ही अपना माना माधव। बचपन से सुनती आई थी कि अपने घर जाएगी तो ऐसा होगा, अपने घर जाएगी तो वैसा होगा। तो मैंने यही समझा कि मेरा ससुराल ही मेरा अपना घर है, और उसी सोच के साथ मैंने इस घर की भलाई के लिए न जाने कितनी मुसीबतें उठाईं, खुद पर न जाने कितने जुल्म सहे। अब मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती हूं, शुरू से, क्योंकि अब और चुप नहीं रहा जा सकता। चित्रावली की आवाज में दर्द था, सच्चाई थी, और माधव, जो अब तक जिंदगी के छपेरे झेल झेल कर कुछ शांत हो चुका था, पहली बार पूरी तन्मयता से उसकी आंखों में झांकते हुए सुनने को तैयार था। चित्रावली ने आसमान की ओर देखते हुए कहना शुरू किया, मेरा गांव नारायणपुर मुख्य सड़क से काफी दूर था। एक पिछड़ा लेकिन बहुत ही सनुदर गांव, जहां मेरे पिता चौधरी करण सिंह का बोलबाला था। उसी गांव में उस दिन कुछ अलग था। पूरे गांव में डमरू बज रहा था, बच्चे दौड़ रहे थे। सबको खबर मिल चुकी थी कि तमाशा दिखाने वाले आए हैं। गांव में ऐसे मौके बहुत कम आते थे। मैं भी तब छोटी थी, मगर जिज्ञासा से भरी हुई। मैं भी दौड़ती हुई घर आई और पिताजी से कहने लगी, पिताजी, तमाशा दिखाने वाले आए हैं, मैं देखने जाऊं? और पिताजी मुस्कुराते हुए बोले, हाँ हाँ, जाओ। मैं अपने साथियों के साथ उछलती कूदती, धूल उड़ाती, भागती हुई उस मेले की ओर दौड़ पड़ी जहां तमाशा दिखाने वाले अपने करतबों के साथ पहुंचे थे। उस दिन की रंग बिरंगी हलचल, डमरू की गूंज और भीड़ का शोर आज भी कानों में गूंजता है। मैंने अपनी आंखों से ऐसे ऐसे आश्चर्यजनक खेल देखे जो मेरी कल्पना से कहीं परे थे। कोई बिना छुए मिट्टी का घड़ा सिर पर चला रहा था, तो कोई आग के गोलों से खेल रहा था। मैं मंत्रमुग्ध होकर देखती रही, और जब घर लौटी तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। माँ, बड़ी बहनों और पड़ोस की औरतों को मैं बार बार वो दृश्य सुनाकर बताने लगी, जैसे मैं भी उस तमाशे का हिस्सा बन गई थी। पर मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी तो तब हुई जब तमाशा दिखाने वाले दल के मुखिया भीखू सरदार खुद हमारे घर आए। वे कुछ दिन हमारे ही आंगन में रहे, खाना पीना भी हमारे यहाँ ही होता रहा।
और उन्हीं दिनों में मेरी उनसे इतनी घनिष्ठता हो गई कि मैं उन्हें काका कहने लगी। वो भी मुझसे बहुत स्नेह करने लगे। उन्होंने देखा कि मुझ में सीखने की ललक है, तो मैंने भी बच्चों वाली जिद के साथ उनसे सब कुछ सीखना शुरू किया। जानवरों की भाषा समझने का तरीका, ध्यान और एकाग्रता की विद्या, कैसे आंखें बंद कर मन को उस अवस्था तक पहुंचाया जाता है जहां प्रकृति खुद अपना रहस्य खोलने लगती है। और जब यह विद्या मेरे अंदर समाने लगी तो मैं पक्षियों और जानवरों की आवाजें सुनकर उनकी भाषा समझने लगी। कैसे चुटकी में भेस बदलना है, कैसे किसी दृश्य को इतना असली बनाना है कि सामने वाला धोखा खा जाए, ये सब मैं बचपन में ही सीख चुकी थी। घुड़सवारी, तलवारबाजी, खंजर चलाना, वो सब तो जैसे खेल बन गया था मेरे लिए। वो तमाशा दिखाने वाली टोली तो कुछ दिनों बाद अपने अगले पड़ाव पर निकल गई, लेकिन जो कुछ उन्होंने मुझे सिखाया वो मेरे दिमाग में हमेशा के लिए रह गया। गांव में मेरी सखियों के सामने मैं वो सारे करतब दिखाती और सब आश्चर्यचकित हो जाती। मेरी बातों को लोग ध्यान से सुनते थे, सबको लगता मैं कोई साधारण लड़की नहीं। समय बीता, मैं बड़ी हुई और एक दिन मेरा विवाह तय हो गया। जब इस घर में ससुराल के रूप में कदम रखा तो यही मेरा संसार बन गया। मैंने इसे ही अपना घर मान लिया और इसी के भले के लिए सब कुछ करती रही। फिर एक रात की बात है, आधी रात का सन्नाटा था, पूरा घर गहरी नींद में डूबा था और मैं भी बिस्तर पर थी, लेकिन मेरी आंखें खुली थीं। तभी बाहर से सियारों की अजीब खींचती हुई आवाजें कानों में पड़ीं और न जाने कैसे एक बार फिर मेरा ध्यान उस ओर चला गया, जैसे मेरे अंदर की वो कला खुद ब खुद जाग गई हो। मैंने आंखें बंद कीं और उन आवाजों को ध्यान से सुनने लगी और फिर मेरे सामने जैसे कोई और ही दुनिया आ गई हो। सियारों की बातचीत मुझे साफ सुनाई देने लगी। एक सियार कह रहा था, जो कोई इस वक्त जाग रहा हो और हमारी आवाज सुन रहा हो तो ध्यान दे। एक लाश आ रही है, उसकी कमर में हीरे बंधे हैं, हीरे वो ले ले और लाश को हमारे लिए नदी के किनारे कर दे ताकि हम उसे खा सकें। जब उस रात मैंने सियारों की ये रहस्यमयी बातें सुनी तो मन में एक अजीब सी हलचल होने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे खींच रही हो। मैंने एक पल के लिए सोचा कि किसी को जाकर बता दूं, लेकिन फिर मन ने कहा, कौन मानेगा, लोग तो हंसेंगे, पागल समझेंगे। इसलिए बिना किसी से कुछ कहे मैं चुपचाप उठी और उसी दिशा में चल पड़ी जहां से सियारों की आवाजें आ रही थीं। और यकीन मानो, वहां सचमुच एक लाश बहकर आ रही थी। मैंने उसे किनारे की तरफ खींचा और उसकी कमर पर बंधे हुए हीरे निकाल लिए। और यह पहली बार नहीं था, इस तरह की घटनाएं अक्सर होती थीं। मुसाफिर जब लंबी यात्रा पर निकलते तो अपने पास का कीमती सामान, हीरे, मोती छिपाने के लिए शरीर में जख्म बनाकर जांज के अंदर छिपा लेते थे ताकि किसी लुटेरे के हाथ न लगें। वो घाव भरने तक रुकते, फिर सफर पर निकलते। लेकिन कई बार जब ठग उनको पकड़ लेते और कुछ खास हाथ नहीं लगता तो वो उनका गुस्से में कत्ल कर देते और लाश को नदी या जंगल में फेंक देते। ऐसा ही उस रात भी हुआ था, जब मेरी नींद सियारों की गूंजती आवाजों से टूटी और उन्होंने कहा, पानी में एक लाश बह रही है, उसके पास हीरे मोती है, जो कोई भी निकालना चाहे निकाल ले। मैं दौड़कर वहां पहुंची और तभी तुमने मेरा पीछा किया, जो मैं देख नहीं पाई थी। जब उस रात मैं उस बहती लाश की जांच को चीरकर लाल निकाल रही थी तो तुम्हें दूर से जो दिखा उसने मेरी जिंदगी की दिशा ही मोड़ दी। तुमने यह नहीं देखा कि मैं क्या कर रही थी, तुमने बस इतना देखा कि मैं झुकी हुई थी और तुम्हारी आंखों में बस यही बैठ गया कि मैं मांस नोच रही हूं। उसी पल तुमने मुझे पिशाचिनी मान लिया, नरभक्षिणी कह दिया और उसी गलतफहमी से मेरे लिए सब कुछ बदल गया। तुम्हारी जिद थी कि मुझे इस घर से निकाल दो और पिताजी ने भी समाज के डर से लोकलाज में मुझे छोड़ आने का फैसला कर लिया। जब वो मुझे छोड़ने ले जा रहे थे तो रास्ते में हम एक बाग में रुके। वही थोड़ी देर सुस्ताने के लिए। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन पेड़ों पर असंख्य कौवे मंडरा रहे थे। एक अलग ही बेचैनी हवा में तैर रही थी। मैं चुपचाप जमीन पर बैठ गई और ध्यान लगाने लगी। और जब मन पूरी तरह स्थिर हुआ तो मैं फिर से उस सम्मोहन की दुनिया में पहुंच गई। एक ऐसी दुनिया जहां इंसानों की नहीं, पक्षियों की भाषा सुनाई देती है। और वहां मैंने साफ साफ सुना, वे कौवे आपस में कह रहे थे कि इस बाग के बीचों बीच जो पुराना पेड़ है, उसकी बाम्बी में एक बेहद भयानक सांप रहता है। जब मैंने कौवों की भाषा में सुना कि उस पुरानी बाम्बी में एक भयानक नाग रहता है जो उस अकूत खजाने की रखवाली कर रहा है,
और रोज उनके मासूम बच्चों को निगल जाता है, तो मेरे भीतर जैसे एक आग सी जल उठी। एक कौवा रोते हुए कह रहा था, आज भी इसने मेरे बच्चे को खा लिया। कोई समझने वाला हो तो इस बाम्बी में खौलता हुआ तेल डाल दे, सांप मर जाएगा और उसे खजाना मिल जाएगा और हम इस हत्यारे से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। यह सुनकर मेरे होठों से अनायास ही वो शब्द निकल पड़े जो अंदर कहीं दबे हुए थे, कुछ करनी, कुछ कर्म गति, कुछ पूर्व के पाप। जम्बूक बोले, तो जा भाई, अब का कहे तुम काग। मैं अभी भी उस ध्यान की गहराई में डूबी हुई थी जब अचानक पिताजी की आवाज आई, बहू ये क्या कह रही हो तुम। मैं धीरे से होश में आई और उन्हीं शब्दों को दोहराया। उन्होंने फिर पूछा, इसका क्या अर्थ है। तो मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, पिताजी मैं कह रही थी कि कुछ तो मेरे पुराने जन्मों के पाप है जिनकी वजह से मुझे यह दुख मिला, कुछ मेरी अपनी गलती है कि बिना सोचे समझे रास्ता चुना और जम्बूक यानी सियारों की बातों पर भरोसा करके मेरी ये दशा हुई। और अब हे कौवों, अब तुम भी क्या कह रहे हो। यही तो मैं सोच रही हूँ। पिताजी ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम पक्षियों की बोली समझती हो। तो मैंने शांत मन से उन्हें सब कुछ विस्तार से बताया, वो सब जो मैंने बचपन से जाना, सीखा और महसूस किया, और यह भी कि हीरे मोती मैंने कमरे में रख दिए हैं, क्योंकि वो सब मैंने किसी लालच से नहीं बल्कि एक सच्चाई के आधार पर पाया था। फिर मैंने उन्हें बताया कि आज ये कौवे क्यों शोर मचा रहे हैं। वे बता रहे हैं कि इसी पेड़ की जड़ में एक पुरानी बाम्बी है जिसमें एक भयानक सांप रहता है जो उनके बच्चों को निगल जाता है, और अब वे प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर कोई उन्हें समझ सके तो उस बाम्बी में गर्म तेल डाल दे जिससे वो सांप मरे और उस खजाने तक पहुंचा जा सके जिसकी वह वर्षों से रखवाली कर रहा है। मैंने कहा, पिताजी यही वो बात है जिसने मुझे यहां तक पहुंचाया, यही मेरी दशा की वजह है। अब आप ही बताइए आगे मेरा क्या होगा। पिताजी एक पल के लिए मौन रहे, फिर उन्होंने झटपट नौकर को पास के गांव भेजा, खौलता हुआ तेल मंगवाया और उस बाम्बी में डलवाया। कुछ ही देर में बाम्बी के भीतर से एक भयानक चीख सी गूंजी और फिर सब शांत हो गया। वो सर्प जो वर्षों से खजाने का रक्षक था अब समाप्त हो चुका था। पिताजी ने खुद कुदाल मंगवाकर खुदाई की और सचमुच वहां से एक अपार खजाना निकला, सोने चांदी से भरे मटके, हीरे मोती, अनगिनत दौलत। उन्होंने सब गाड़ी पर लदवाया, मुझे सम्मान के साथ घर लाए और प्यार से बोले, बेटी तुम तो हमारे घर की असली लक्ष्मी हो। घर लौटकर पिताजी ने जब मुझसे पूछा, दिखाओ वो हीरे और मोती कहाँ रखे हैं, तो मैं उन्हें कमरे में ले गई और मटकी में छुपा कर रखे वो बेशकीमती लाल और हीरे उनके सामने रख दिए। लेकिन फिर मैं रुकी नहीं, क्योंकि आपके जाने के बाद माँ और पिताजी की आंखों में जो खालीपन बस गया था वो मुझसे देखा नहीं गया। रोज उनकी बातें सुनकर मेरा दिल तड़प उठता था और तब मैंने खुद उनसे पूछा, पिताजी अगर आप आज्ञा दे तो क्या मैं आपके बेटे को ढूंढ कर वापस ला सकती हूँ। पहले तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने हैरानी से पूछा, क्या तुम उसे ढूंढ कर ला सकती हो। मैंने जवाब दिया, पिताजी आपने आज तक मुझे जाना ही नहीं, पर मैं आपको दिखा सकती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। उन्होंने अनुमति दी और बस वहीं से मैंने अपना सफर शुरू किया। स्वर्ण सिंह का भेष धारण किया, सारी युक्तियां लगाई, खूब सारा धन खर्च किया, और जब मैं वहां पहुंची तो देखा आप किसी वेश्या के कोठे में बैठे हैं, गुमराह भटके हुए। पर फिर भी मैंने कोई गुस्सा नहीं किया, बस एक युक्ति से आपको बहाने से ले आई। रास्ते में आपके मन में जो स्वर्ण सिंह की छवि बनी रही वो बनी ही रही, और मैं चुपचाप पिछले रास्ते से आकर फिर से अपने पुराने कपड़ों में लौट आई। और जब तक आप समझ पाते मैं आपके सामने थी, आपके घर में, उसी तरह जैसे कुछ हुआ ही नहीं। खाना पीना सब तैयार था। चित्रावली की ये कहकर चुप हो गई, लेकिन उसका चेहरा अब भी उस भीतर के दर्द को बयान कर रहा था। आंखें डबरबाई हुई थीं, होठों पर मुस्कान नहीं बल्कि सालों की चुप्पी थी। और ये सब सुनकर माधव भीतर से हिल गया। उसे महसूस हुआ कि उसने कितना बड़ा पाप किया। कैसे उसने उस स्त्री को जो सच में उसकी रक्षक बनी, बदले में अपमान और शक दिया। माधव की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, उसका गला भर आया था, वह बुरी तरह टूट चुका था। उसने कांपती आवाज में चित्रावली से कहा, चित्रावली मुझे माफ कर दो, मैं नासमझ था, शक ने मेरी आंखें बंद कर दी थीं। और तुम जिसने सब कुछ सहकर भी मेरा भला चाहा, जिसे मैंने पिशाचिनी समझा, वही मेरी रक्षक बनकर मुझे वापस घर ले आई। तुम सच में इस घर की देवी हो। भगवान ने मुझे सजा भी दी, तुम्हें खोकर, तुम्हें पहचान कर। लेकिन शायद मेरा सौभाग्य था कि तुमने मुझे आज फिर मौका दिया।
अब बस एक बार मुझे फिर से अपने जीवन का हिस्सा बना लो, हर तकलीफ का हिसाब चुकता करूंगा और अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ खुशियां ही खुशियां भर दूंगा। चित्रावली की आंखों में चमक लौट आई। एक सौम्य मुस्कान के साथ उसने माधव की ओर देखा और उसकी नजरें कह रही थीं, अब सब ठीक हो जाएगा। उस घर में वर्षों से जो उदासी जमी थी वो उस रात जैसे धुल गई। सेठ जमुनादास और उनकी पत्नी की आंखें भी नम थीं, पर वो आंसू अब दुख के नहीं, सुकून के थे। अब एक नई रोशनी से भर उठा था और यही तो है एक सच्चे रिश्ते की असल पहचान, जहां गलतफहमियां हो लेकिन माफी भी हो, जहां टूटन हो लेकिन जोड़ने का जज्बा भी हो। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, कभी भी बाहरी घटनाओं और दिखावे से किसी अपने पर शक मत करो। सच अक्सर वो नहीं होता जो आंखें देखती है, बल्कि वो होता है जो दिल से समझा जाता है। और अगर कोई अपने लिए, आपके लिए, समाज की हर रुकावट झेलकर आपके पास लौटे तो उसे अपनाना ही नहीं बल्कि उसका मान भी करना चाहिए, क्योंकि ऐसे रिश्ते रोज नहीं मिलते। तो मित्रों, इस कहानी ने साबित कर दिया कि सच्चाई की राह चाहे जितनी कठिन हो अंततः जीतती जरूर है। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे अपनों के साथ जरूर बांटिए और ऐसे ही जीवन के अनुभवों से निकली, दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे पॉडकास्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई यात्रा, एक नए किरदार और एक नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।